Welcome you all in the video lecture series of PPC. In a previous lecture, we already seen the inventory models, different inventory models, and the benefits of the inventory models in a upcoming trends or in a industry. Okay, so today we are going to see the inventory costs. ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन्वेंटरी कॉस्ट। जो कॉस्ट रहती है, अब मान लो कि आप जब इन्वेंटरी करते हो तो उस इन्वेंटरी को भी कुछ कॉस्टिंग लगेगी, तो वो कॉस्टिंग आपको कितनी इफेक्ट करने वाली है आपके रेवेन्यू जनरेशन के रिलेटेड। अब मान लो कि आपने जब भी इन्वेंटरी की है, कुछ टिपिकल कंसिडरेशन करके हम देखते हैं कि एक रॉ मटेरियल को हमने कंसिडर किया है कि एज एग्जांपल कि हम अगर उसका इन्वेंटरी करेंगे तो उसका इन्वेंटरी कॉस्ट किस तरीके से आपके मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ऊपर, प्लांट के ऊपर इफेक्ट करेगा। जब एंड में आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके प्रोडक्शन के कॉस्टिंग पे उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस तरीके से इसका इफेक्ट भी गिरता है। तो ये इन्वेंटरी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक इनिशियल सेटअप के लिए। जो लीड टाइम कहते हैं वहाँ पे भी है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इनिशियल जो भी हम सेटअप के कॉस्टिंग में कंसिडर करते हैं तो उसमें भी ये पॉइंट हमें कंसिडर करना पड़ता है कि इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है, किस तरीके से कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह उसके रिगार्डिंग ही हम आज इस सब्जेक्ट आज के टॉपिक में हम देखेंगे। तो इनका कहना क्या है कि इन्वेंट्री कॉस्ट दैट आर अफेक्टेड, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज by the firm's decision to maintain a particular level of inventory called cost associated with inventories or relevant inventories cost। यानी क्या कि देखो, ये डिपेंड क्या करता है सीधा सीधा कि वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके डिसीजन के ऊपर होगा कि आपका कॉस्ट किस तरीके से हो अफेक्टेड होने वाला है। वो इंक्रीज करना है या आपको डिक्रीज करना है, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा, आपके फर्म के या आपके प्लांट के डिसीजन के ऊपर रहेगा। और जब आप वो तो आपको इस तरीके से इसके अंदर इन्वेंट्री कॉस्ट को मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके आपका जो अफेक्ट होने वाला है कॉस्टिंग के ऊपर वो आपका कंट्रोल में रहेगा। द इन्वेंटरी कॉस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम। दिस कॉस्ट में बी क्लासिफाइड इज एज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। अब जो भी आपका इन्वेंट्री कॉस्ट रहेगा, जो भी टोटल जो हम इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं, तो उस इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी, क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती है, तब जाके पूरा का पूरा जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो उस कॉस्टिंग को हम इन्वेंट्री कॉस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब प्रोडक्ट का कॉस्टिंग आपका फाइनल हो जाता है, जो आपको एमआरपी मिलती है प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो कॉस्टिंग क्या रहती है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग भी रहती है, ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्टिंग ऐड किया जाता है, आपका टैक्सेस भी उसके अंदर इंक्लूड किया रहता है, तो एंड में आपको प्रोडक्ट का कॉस्टिंग मिलता है। राइट, तो वैसा भी इन्वेंटरी कॉस्टिंग का भी एक तरीका होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें कंसीडर की गई रहती है, तो वो कंसीडर करके ही आपका एक इन्वेंटरी कॉस्ट क्रिएट होता है, बनता है। तो वो इन्वेंटरी कॉस्ट के अंदर क्या क्या रहता है, परचेस कॉस्ट रहता है, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट रहता है, ऑर्डर कॉस्ट रहता है और शॉर्टेज कॉस्ट रहता है। अब ये कॉस्ट जो आपको दिख रही है तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ बहुत हेवी वाली चीज़ें, यानी बहुत एडवांस वाली चीज़ें होंगी, या कुछ जो चीज़ें हमें पता नहीं है तो उस वो वाली कुछ कॉस्टिंग रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉस्टिंग बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हम उसको अभी पढ़ते जाएंगे आगे, उसका एक कुछ टर्मिनोलॉजी रहेंगे, उसके कुछ थ्योरम्स रहेंगे, उस प्रिंसिपल्स को हमको सिर्फ समझ के लेना है कि क्या बेसिस के ऊपर ये कॉस्टिंग डेवलप की गई है, फॉर्म की गई है, और क्यों इसको इंक्लूड किया गया है इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर। ठीक है, और ये जब इंक्लूड किया गया है इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर, तो इन्वेंटरी कॉस्ट किस तरीके से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट के कॉस्टिंग पे, जो उसकी एक तो प्राइस हाइक करेगा या उसका प्राइस कम करेगा। प्राइस हाइक करेगा यानी क्या हो जाएगा कि अगर आपके कुछ जो भी आपने जो इनिशियल पॉइंट के ऊपर फोरकास्टिंग के अंदर जब कंसिडर किया था कि कुछ चीज़ों की कॉस्टिंग एजम्पशन के हिसाब से चलेगी, लेकिन लाइव या एक्चुअल वर्क के ऊपर जब आप काम करते हो और एक्चुअल कंडीशन के अंदर जब रियल टाइम में जब आपका कॉस्टिंग में कुछ फ़र्क गिरता है, जैसे कुछ चीज़ों में आपका रॉ मटेरियल का अचानक सडनली कुछ
प्राइसिंग बढ़ गया या गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस इंक्रीज कर दिए या आपका कुछ अननेसेसरीली अनसर्टन चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ों में कॉस्टिंग बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी आपका इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से आपका प्राइस प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, हाइक किया जाता है। 1%, 2%, 8%, 10% से वो हाइक किया जाता है। अब डिक्रीज करना यानी क्या, कि डिक्रीज यानी जब आपका कोई इफेक्ट नहीं गिर रहा और उल्टा आपने जो एजम्पशन किए थे इतने कॉस्टिंग के अंदर मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, तो उससे भी एजम्पशन से भी अगर नीचे के कॉस्टिंग में अगर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। और आप क्या कर सकते हो कि आप आपका कॉस्टिंग जो है वो कम कर सकते हो, प्राइसिंग आपके प्रोडक्ट का कम कर सकते हो एक डिस्काउंट देके या कुछ ऑफर देके, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव रहेगा कस्टमर्स के लिए और वो अपने प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट्स को उतने तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से गेन करेंगे और वो उतना ही आपका प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे। ठीक है ना। तो इस तो ये इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, तो जैसे हम होता है अब हम देखेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट किस तरीके से रहती है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी परचेस यानी दैट इज price discounts are available, then it is necessary to formulate an inventory policy which takes into consideration the purchase cost of the item held in a stock also. The total inventory cost is given by तो इसके पहले समझ लेंगे, फॉर्मूला समझने के लिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट समझ लेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप क्वांटिटी में परचेस कर रहे हो या जो यूनिट कॉस्ट रहेगा वो क्या रहेगा आइटम्स का, वो डिपेंडेंट किस पे रहेगा कि आपके क्वांटिटी के ऊपर रहेगा परचेस में, आप क्या किस तरीके से परचेस कर रहे हो। मान लो कि आपका एक यूनिट है टिपिकल प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसका जो आप परचेसिंग करने वाले क्वांटिटी एक रॉ मटेरियल का कह दीजिए जो भी रहेगा वॉट एवर आपको जो इन्वेंट्री के अंदर जो भी मटेरियल रहने वाला है उस टिपिकल यूनिट के लिए उस फर्म के लिए, तो वो जो आप लोगे तो वो आप जब क्वांटिटी में खरीदोगे जिसके अंदर डिस्काउंट्स भी रहेंगे, मान लो कि डिस्काउंट भी कंसीडर किए जाएंगे, उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज रहेंगी, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस तरीके से रहेगा। फॉर एग्जांपल कि आपको जो इनडायरेक्टली हमने अगर देखा, आपको अगर याद आ रहा हो तो डायरेक्ट इन्वेंटरीज एंड इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज हमने इनिशियल पॉइंट पे देखा था इस चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कर रहे थे कि कौन सी चीज़ें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट कर रही है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो वही चीज़ें हमें देखनी है कि यहाँ पे भी क्या होने वाला है कि जब आप जब इन्वेंट्री लोगे आप, तो आपके टोटल इन्वेंट्री की कॉस्टिंग किस पे डिपेंड रहेगी, उस यूनिट के या उस फर्म के अंदर आप कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर पार्ट्स की, जिसको आपको इन्वेंट्री में जिसकी इन्वेंट्री आपको करनी है, राइट। तो उस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो उसका एक फॉर्मूला है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज गिवन बाय यानी TIC एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी। अब होता क्या है, परचेस कॉस्ट तो समझ में आएगा कि भैया कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का एक कॉस्टिंग रहेगा, जो फाइनल कॉस्टिंग रहेगा, वॉट एवर जो भी रहेगा वो सब चीज़ें उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहेंगे, उसमें अलग अलग जो भी परसेंटेज रहेंगे, वॉट एवर जो भी रहेगा वो एंड कॉस्टिंग जो रहेगा, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, क्वांटिटी में खरीद रहे हो, जैसे भी खरीद रहे हो, तो उसको हम कहते हैं परचेस कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी। अब होता क्या है कि आपने तो मटेरियल खरीद लिया, उसकी तो कॉस्टिंग हो गई, राइट। अब वो मटेरियल जब आप आपके इंडस्ट्री के अंदर क्या करोगे कि आप उसको इन्वेंट्री करनी है, उसके लिए आपको कुछ तरीके लगेंगे, कुछ चीज़ें लगेंगी, कुछ आप उसमें कुछ फार्मूले इन द सेंस आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे, वॉट एवर जो भी प्रोसीजर आप वहाँ पे यूज़ करोगे, तो वो जो प्रोसीजर आप या प्रोसेस यूज़ करोगे तो उसके लिए भी जो भी खर्चा लगेगा, अब आप कहोगे कौन सा खर्चा। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री ले लिया तो आपको रैक्स लगेंगे, टैक्स लगेंगे, उसको मेंशन करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो मार्कर यूज़ करोगे, सॉर्टिंग करोगे, मैन पावर लगेगा, उसको आपको अपलोडिंग करनी है, वॉट एवर जितनी भी चीज़ें आपको वो चीज़ें मैनेज करने में जो भी चीज़ें आपको लगने वाली है और उसके लिए जो भी खर्चा लगेगा, तो वो भी आपको उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा।
है ना। होता क्या है कि जब भी आपके पास रॉ मटेरियल आपके फर्म में आता है तो रॉ मटेरियल या वॉट एवर XYZ चीज़ें जो आप मंगाते हो आपके फर्म में या प्लांट के अंदर, तो वो आपके गेट पे आता है। गेट के बाद आपका काम होता है कि उसको अनलोडिंग करना मटेरियल को, उसको फिर एक स्टोरेज जगह पे जाके स्टोर करना, उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेंटरी करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको टैगिंग करना, उसको सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें ये आपके लेवल पे करनी पड़ती है। इसलिए ये जो जितनी भी चीज़ें करनी पड़ती है उसके लिए भी एक अनदर कॉस्टिंग लगती है, अनदर मैन पावर लगती है। तो वो जितना आप वहाँ पे वर्क ज़्यादा करोगे वहाँ पे आप ऑब्वियसली आपका कॉस्टिंग क्रिएट होगा, ऐड होगा, और वो कॉस्टिंग प्लस आपने जो प्रोडक्ट मंगाया था उसकी कॉस्टिंग आपको ऐड करनी पड़ती है। उसको फिर हम कह देते हैं कि ये टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट है। अब इस ये कॉस्ट का फिलहाल अभी इस कॉस्ट के अंदर हमारा प्रोडक्शन के कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तब ये टोटल कॉस्ट भी आपकी इन्वेंटरी की उसके अंदर कंसीडर की जाती है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइनलाइज किया जाता है। तो यहाँ तक आपको क्या है, सिर्फ आपको इन्वेंटरी कॉस्टिंग ही करनी है। यहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं रहती। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया। देखिए अब हम देखेंगे एग्जैक्ट वन बाय वन की क्या चीज़ें हैं। तो परचेस कॉस्ट क्या रहती है। द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग अ यूनिट ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड अ परचेस कॉस्ट। यानी क्या कि कोई भी चीज़ का आप एक स्टॉक खरीदते हो, एक कोई भी एक आइटम है फॉर एग्जांपल, उसका एक स्टॉक यूनिट यानी कि एक स्टॉक खरीदते हो, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेंगी उसके अंदर। तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटी जब खरीदते हो तो उसको हम कहते हैं, वो जो खरीदने वाले कॉस्टिंग को जो कहेंगे हम उसको कहेंगे हम परचेस कॉस्ट। सिंपल है, यानी जो भी मटेरियल आप खरीदोगे, नंबर ऑफ मटेरियल रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 100 रहेंगे, 1000 रहेंगे, जो भी रहेगा, जिस क्वांटिटी में आप खरीद रहे हो उस टोटल क्वांटिटी का जो भी कॉस्टिंग रहेगा उसको हम कहते हैं परचेस कॉस्ट। इट इज़ द एक्चुअल प्राइस पेड फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ आइटम्स। इट इज़ इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज़ पर यूनिट। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। द यूनिट प्राइस ऑफ द आइटम्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर और परचेस्ड। इट इज़ गिवन बाय द रिलेशन। अब रिलेशन क्या है हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको परचेस कॉस्ट समझ में आ गया कि परचेस कॉस्ट क्या रहता है। तो अब उसका रिलेशनशिप देखते हैं क्या है कि परचेस कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इनटू डिमांड पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब होता क्या है कि परचेस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। परचेस कॉस्ट में जो प्राइस पर यूनिट क्या कि आप अगर सिंगल इंडिविजुअल भी जाओगे कि प्रोडक्ट वाइज या आइटम वाइज भी अगर आप प्राइस निकाल रहे हो, यानी आप पे डिपेंडेड है कि आप कितना प्रोडक्ट ले रहे हो। जैसे कि कुछ क्या हो जाता है कि कुछ स्टॉक में देते, कुछ बल्क में देते कि एक उनका एक पैकेजिंग रहेगा, उस पैकेजिंग के अंदर टिपिकल 12, 13, 16 प्रोडक्ट रहेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेचते सामने वाली पार्टी। तो उसको आप एक एक बॉक्स के अंदर एक यूनिट रहेगा, मान लो एक यूनिट 10 रुपये का रहेगा, और उस 10 यूनिट का 10 बॉक्स का यूनिट बॉक्स रहेगा, एक 10 यूनिट रहेंगे उस एक बॉक्स के अंदर। तो वो बॉक्स आपको कितने में गिरेगा, 100 रुपये में। तो आपको बॉक्स ही खरीदना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी कोई कुछ चीज़ों में आपको यूनिट यानी आइटम वाइज भी प्राइसिंग दी जाती है। तो आपको वो कंसीडर करना है इसके अंदर जब आप परचेस कॉस्ट के अंदर लेते हो कि आप इंडिविजुअली ले रहे हो या आपका वो स्टॉक वाइज रहेगा, आइटम वाइज रहेगा, वो आप उसके अंदर कंसीडर करते हो इनटू डिमांड पर यूनिट टाइम। अब डिमांड पर यूनिट टाइम क्या होता है कि जहाँ पे भी आपको जो क्वांटिटी आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपने जब ले रहे हो तो आपको कितनी एक्चुअल लगने वाली है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। आप ऑर्डर के हिसाब से लेते हो ना, कि आपको फॉर एग्जांपल जैसे हो गया कि परचेस कॉस्ट है। परचेस कॉस्ट यानी परचेस कॉस्ट के अंदर क्या कंसीडर कर रहे हैं हम कि आपको आइटम्स की एक कुछ तो रॉ मटेरियल का आइटम है जिसका आपका प्राइसिंग रहेगा 10 रुपये पर यूनिट यानी पर पीस। और आप फिर सोचते हो कि मुझे कितना ही चाहिए, तो आप जब उसको आपकी डिमांड के हिसाब से आप लेते हो। आपकी डिमांड यानी क्या रहेंगी कि फॉर एग्जांपल मुझे एक महीने के लिए मुझे प्रोडक्शन करना है, तो एक महीने के अंदर मुझे 10, 15, 16 या जितने भी क्वांटिटी में मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके देना है, तो मुझे उतनी क्वांटिटी लगेगी। तो वो हो गई आपकी एक्चुअल डिमांड पर यूनिट टाइम। यानी जो क्या हो गया कि वहाँ पे आपको जो कितना कितना लगता है, आपकी जो क्वांटिटी लगेगी वो उसके अंदर आपको ऐड करना है। समझ में आ रहा है कि जो टाइमिंग के रिगार्डिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, जितनी क्वांटिटी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है,
उतनी क्वांटिटी को आपको कंसीडर करना है और उतने को इनटू उतनी प्राइसिंग में लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे आज के दिन एक दिन में 100 प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, तो 100 प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे 100 रॉ मटेरियल लगेंगे। तो मेरे 100 रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा, तो ये मैं जो खरीद रहा हूँ तो क्वांटिटी हो गई 100 ये मेरी क्वांटिटी हो गई, इनटू उसकी कॉस्टिंग रहेगी। उसकी कॉस्टिंग क्या रहेंगी, इंडिविजुअली कॉस्टिंग रहेंगी या ग्रुप वाइज कॉस्टिंग रहेगी, वो इनटू जो मैं जितना खरीद रहा हूँ वो क्वांटिटी इनटू कॉस्ट, इसको कहते हैं हम परचेस कॉस्ट। तो प्राइस पर यूनिट किससे डिनोट किया जा रहा है, यूनिट कॉस्ट CU। प्राइस पर यूनिट किससे डिनोट किया जा रहा है, C अप्रॉक्स U इंटू S यानी क्या, एनुअल डिमांड या जो टाइम है आपका उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेस कॉस्ट। देन आप हम देखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फ्रॉम अ वेंडर। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट्स incurred from calling from quotations to the point at which the item is taken into stock. It consists of the expenditure connected with. इसमें कहना गया है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट रहती है वेंडर से मिलती है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द वेंडर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट किसकी रहेंगी, ये एक वेंडर की रहेंगी। वेंडर यानी कि जो भी आपका कस्टमर रहेगा उसकी कॉस्टिंग वो प्लेस करेगा, तो इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। इस ऑर्डर के अंदर क्या रहता है कि जो आप कोटेशन मंगाते हो वहाँ से लेके आपका स्टॉक जब तक आपका आएगा नहीं तब तक का जो भी कॉइन उसके अंदर कॉस्टिंग रहेंगी वो कंसीडर किया जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर। और उसके अंदर और चीज़ें रहती है कि जो कुछ एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो वो क्या होता है वो भी उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि रिसीविंग कोटेशंस, यानी एक कोटेशन हम क्या करते हैं, जनरल प्रोसीजर होती है, हमेशा हम क्या करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का फर्स्ट कोटेशन लेते हैं, देन प्रोसेसिंग परचेस रिक्विजिशन। अगर हमें वो कोटेशन के अकॉर्डिंगली हमें हमारा वो चीज़ पसंद आ रहा है, हमें वो सेटिस्फाई लग रहा है उसका कॉस्टिंग प्राइसिंग, तो हम परचेसिंग के लिए रिक्विजिशन करते हैं, यानी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। देन रिसीविंग मटेरियल्स एंड देन इंस्पेक्टिंग इट, उसके अंदर फिर क्या करते हैं कि हम वो मटेरियल रिसीव करते हैं और उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए था वो सही में वही है, वही क्वालिटी का है, वही क्वांटिटी का है, तो हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। देन फॉलोइंग अप एंड एक्सपेंडिटिंग परचेस ऑर्डर, फिर हम देखते हैं कि भैया जितना भी हमारा ऑर्डर है उसके हिसाब से हम उसको फिर परचेस उसका फॉलोअप लेते हैं। देन प्रोसेसिंग सेलर्स इनवॉइस, और बाद में हम हमारा प्रोसेस करते हैं कि सेलर के लिए जो भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें करते समय जो खर्चा लगेगा, जो एक्सपेंडिचर रहेगा, ये भी कंसिडर किया जाता है आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आ रहा है समझ में, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हमें ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है और उसके अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं कि किस तरीके से हम इसको हमें लेना है, कंसीडर करना है, राइट। तो ये हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन है आपका कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होता है कि जितना भी आप जो भी रॉ मटेरियल या जो भी आपका मटेरियल आ रहा है उसको कैरी करने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो हम कैरिंग कॉस्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने कुछ आपके पास अगर खुद का मटेरियल स्टोर रखने के लिए जगह नहीं तो आप क्या करते हो, रेंट पे लेते हो, तो वो एक उसके अंदर हो गया। सैलरीज होती है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग करने, किसी का पैसा देना है वो मैन पावर का, वो उसके अंदर हमको कंसीडर करना पड़ता है। देन आपका जो भी इंश्योरेंस रहेगा मटेरियल के रिगार्डिंग, प्लांट के रिगार्डिंग, वो हमें कंसिडर करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो कैपिटल इंटरेस्ट रहेगा वो हमको इसके अंदर कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सारी जो कॉस्टिंग रहती है, इसको जो कैरी करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका आखिरी का शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट और ये क्या रहता है कि जब भी आपका आइटम आपका कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको एक पेनल्टी टाइप का, एक आउट ऑफ स्टॉक का पेनल्टी लेगा, शॉर्ट कॉस्ट लगेगा। तो इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। कभी कभी ये शॉर्ट स्टॉक या शॉर्टेज कॉस्ट जो रहता है दो इसमें रहता है। एक क्या रहता है कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, इसके वजह से जो नुकसान होने वाला है आपका, जो आपके पास डिमांड के रिगार्डिंग आपके पास कंफर्म नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको नुकसान होने वाला है वो एक आपका लॉस रहेगा, कॉस्ट रहेगा उसके अंदर। और प्लस अगर आपको
आपने ऑर्डर तो ले लिए लेकिन आप उसको ऑन द टाइम दे नहीं पा रहे, तो उसका भी कुछ पेनल्टी कॉस्टिंग रहेगा, तो उसको भी हम शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट के अंदर कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ तक कि मुझे लगता है कि रहेगी। इसके बाद जो फॉर्मूलेज दिख रहे हैं आपको, तो हम इसके नेक्स्ट बिट में देखेंगे ये चीज़ें क्या होती है, तो आपको वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।